हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10 इनका 2024 में एग्ज़ाम जो विद्यार्थी देंगे उनके लिए देखिए मैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ 2013, 2016, 2017, 2022। तो मैं आप लोग को फिजिक्स का अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप लोग भी यदि सेशन पे नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि एक सब्सक्राइब से क्या होता है कि मोटिवेट होते हैं। तो चलिए, आपके एक सब्सक्राइब यदि आप करते थे मोटिवेट आप, तब तो फिर आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। तो आपकी भी तो दायित्व होती है कि सर के लिए कुछ करें। तो चलिए, सेशन पे नए हैं तो सेशन को सबसे पहले शेयर कर देंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी का, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए कितना बार पूछा है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम थे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कितने नियम? दो नियम। प्रकाश परावर्तन के नियमों को लिखें, इसके कारणों किरण आरेख से दर्शाएं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, इसे किरण आरेख। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में जिस नियम का पालन करते हुए लौट जाती है उस नियम को ही प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में जिस नियम का पालन करते हुए लौट जाती है उस नियम को ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों ही एक समतल तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए, आपतन बिंदु ये हो गया आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित सब कुछ दिया हुआ है फिगर के माध्यम से। तो देखिए, प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार होते हैं। प्रकाश पुंज क्या है या कितने प्रकार होते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या है? वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है या फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है या फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने अवतल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के दो उपयोग हैं, दाढ़ी बनाने में तथा ज्यामितिक दर्पण के रूप में रोगियों के नाक कान दांत डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, गाड़ियों का अग्रदीप अर्थात गाड़ियों के हेडलाइट में। किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? वक्ता केंद्र पर। कहाँ रखने पर? वक्ता केंद्र पर। गोलीय दर्पण के पक्षांतर में वक्ता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। गोलीय दर्पण में पक्षांतर वक्ता त्रिज्या के बीच F बराबर R/2। क्या होता है? F बराबर R/2। गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी पक्षांतर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या लिखे थे? R/2 होता है। तो 20 बटे कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहलाता है। F बराबर R/2 क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर।
उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति एक आकार एक स्थान पर लिखें। क्या है? उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आंख आरेख खींचे, प्रतिबिंब प्रकृति आकार है। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर रहता है तो देखिए प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक अर्थात आभासी बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य के दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, अथवा उत्तल दर्पण को अपने साइड मिरर में क्यों किया जाता है? देखिए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, अथवा उत्तल दर्पण को अपने साइड मिरर में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण का विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, जिससे चालक को साइड लेने या देने में आसानी होती है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपने साइड मिरर के रूप में, पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण का विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, जिससे चालक को साइड लेने या आसानी होती है। इसे उत्तल दर्पण उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चिन्ह परिपाटी क्या है, अथवा गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तक के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए। गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों के अंतर स्पष्ट करने के लिए परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है। सभी दूरियां ध्रुव पर मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण में विपरीत दिशा में मापी गई दूरी सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती है। प्रधान अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण उत्तल अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फोकस दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी धनात्मक। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार बनते हैं। अवतल दर्पण में अभिसारी दर्पण का प्रयोग उत्तल दर्पण का अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अपसरित होती है, अर्थात एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से चारों ओर तरफ फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर क्या हो जाएगा? R/2 या R बराबर 2F। आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। M बराबर -V/U। अनुबंध फोकस क्या है? अनुबंध फोकस क्या है? गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाती है, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष में अनुबंध फोकस कहलाते हैं। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है, तो दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष के अनुबंध फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या नाभ्यंतर किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस में परिभाषित करें। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसे F से सूचित किया, इसे क्या से सूचित किया जाता है? F से सूचित किया जाता है। समतल दर्पण आवर्धन +1 का अर्थ क्या होता है? समतल दर्पण आवर्धन 1+ का अर्थ होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। V/U
प्लस मतलब है इस प्रतिबिंब सीधा बनेगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे थे। उत्तल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के उपयोग, इसी आभासी और छोटा प्रतिबिंब बना दूरबीन में, आवर्धक कांच में। हजामती दर्पण के रूप में सर्च लाइट में, रोगियों को नाक कान गला टॉर्च टेबल इत्यादि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रयुक्त दर्पण के प्रकार, किसी भी अग्रदीप में किसी वाहन के पहले धीरे धीरे शॉर्ट अवतल, किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण का बना होता है। वाहनों में अग्रदीप में प्रकाश से शक्तिशाली समांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पास में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। सूर्य भट्टी में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इनमें कारण बताओ। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? जब अवतल दर्पण में वस्तु का मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पड़ा सीधा और काल्पनिक बनता है। मुख्य रूप से पड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण हजामती करने से आसानी होती है, इसलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है तथा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, जिससे चालक को साइड में लेने या देने में आसानी होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्योंकि बड़े अवतल दर्पण का उपयोग से प्रकाश का परावर्तक अधिक मात्रा में होता है तथा ये प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर अपसरित करता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊष्मा का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। समतल दर्पण हमेशा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण पीछे, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब पासे और उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर बताएं। तो वास्तविक यह हमेशा उल्टा बनता है, ये काल्पनिक में देखिए हमेशा सीधा बनता है, ये वास्तविक काटांश से बाहर बनता है, यह काल्पनिक काटांश बनता है। तो चलिए ये थी आपकी फिजिक्स संबंधित क्वेश्चन, जो कि मैं अच्छे क्वेश्चन करवा दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट